अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे एनजीओ के जिम्मेदारों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिस एनजीओ की शुरुआत 2017 में हुई है। उस एनजीओ के द्वारा शुरुआत के दिनों से ही बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिसकी प्रशंसा, जिसकी सराहना शहर तथा जिले के तमाम लोग कर रहे हैं। उस एनजीओ का नाम है नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी। ये एनजीओ मेमन नौजवानों का एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा मेमन जमात के साथी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और भविष्य में भी बहुत सारी सामाजिक कार्यों की इनकी योजनाएं हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी हम आपको उन्हीं के जिम्मेदारों के द्वारा करवाएंगे। तो आइए मिलते हैं। वर्क है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, किस तरीके से वर्क है आप लोगों का? यानी हेड ऑफिस आपका जो है, तो फ्यूचर जो अपनी आप लोगों की प्लानिंग है, आपने हमारे एडवोकेट यामिन थारा साहब ने तो पहले बता दिया कि ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, ऑल मुस्लिम के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है आप लोगों के, कि किस तरीके से आप लोग काम करने वाले हैं? रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। एजुकेशन पर आप क्या काम करने वाले? ये माशाल्लाह अभी जो मैं आप लोगों के जो काम से ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वो है कि आप जो यतीम लड़कियों की शादियों का जो प्रोग्राम है आप लोगों के दिमाग में और आपके प्लानिंग में, उसके ताल्लुक से आप कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग आ रहे हैं, यानी कि गरीब लोगों को मदद करने के तौर पर। तो आज हम रूबरू होते हैं नौजवान साथियों के साथ। तो आप पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया है। वकील साहब और अहमद भाई, पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को आप दोनों का तारुफ करवाइए। जी, मैं डॉक्टर एडवोकेट यामिन थारा और मेरे भाई डॉक्टर एडवोकेट अहमद मेमन। मैं WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मोर देन 70+ कंट्रीज में मौजूद है, उसके इंडिया के 10 मेन बॉडी मेंबर्स में से मैं एक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के सिटी चेयरमैन हूँ। हर सिटी में एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, जिसमें से नांदेड़ के लिए सिटी चेयरमैन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चुना गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मेमन। सबसे पहले जैसे हमारे यामीन भाई ने बताया कि मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नांदेड़ का और नांदेड़ के अतराफ में अपनी सर्विसेज सोशल वर्क में प्रोवाइड करती है। अब इसके रिगार्ड्स में जितने भी अलग अलग हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में या इंडिया के बाहर काम करते हैं, उन सब के साथ मिलकर जुड़कर उनको उनसे हम कई सारे फैसिलिटीज़ लेकर, उनकी हेल्प लेकर या उनको सजेशन देकर हम साथ में सबको मिल जोड़ कर काम करते हैं। मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, जो कि पूरे इंडिया में मोर देन 500 जमात का एक कॉमन अम्ब्रेला, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ। जोनल सेक्रेटरीज ऑल ओवर इंडिया में टोटल 95 डिवाइड किए गए हैं, जिसमें जोन्स बनाए गए हैं। उस जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जोनल सेक्रेटरी को होती है। जोनल सेक्रेटरी का काम ये होता है कि उसके अंडर में जितने जमात आते हैं, जितने मेमन लोग आते हैं, उनके लिए जो भी स्कीम्स ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की या मेमन के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होती है, उनको सब तक पहुंचाना, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनके प्रॉब्लम्स, उनके लिए जो भी प्लानिंग की जाती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड कन्वे करना। ये तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के बारे में हुआ। मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट के बारे में जैसे हमारे अमीन भाई ने बताया कि मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट कई सारे एरियाज में 2017 से काम कर रही है। अब सबसे पहला वर्ड इसमें जो रखा गया है मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट, नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि मेमन्स जो हैं ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले बिजनेस के लिए, और जो वो कमाते हैं अल्लाह उनको दिल देता है कि वो सखी भी रहते हैं कि वो सोशल वर्क में उसको खर्च भी करते हैं।
हर एंगल से, अपने पैसे के एतबार से, उसके साथ साथ अपने टाइम, अपने जो भी रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस को वो यूटिलाइज करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए। मेमन कम्युनिटी अहमद भाई, जो जमात जो है मेमन जमात कितने देशों में फैली हुई है? मेमन्स देखा जाए तो ओरिजिनली इंडिया से स्टार्ट हुए हैं, गुजरात और सिंध के रीजन से, और आज के डेट में ये वर्ल्ड के जितने बड़े और छोटे देश है, बोल सकते कि वहाँ मेमन हर जगह पर हों। मेनली देखा जाए तो इंडिया में नंबर ऑफ मेमन्स सबसे ज़्यादा है, मोर देन 2 मिलियन मेमन्स माने जाते हैं कि इंडिया में बसते हैं, जो 20 लाख से ज़्यादा मेमन्स होते हैं। फिर जितने भी अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर भी मेमन्स, फिर जो अपना ईस्ट मिडिल ईस्ट है वहाँ पर भी काफ़ी सारे मेमन्स की तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी होते हैं बिजनेस के लिए जाने जाते हैं और सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। बेशक हम तो 2017 से, जब से ये इस्टेब्लिश हुई है नौजवान की कमेटी, हम तब से देखते आ रहे हैं कि आप सोशल वर्क में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शहर में। तो ऐसे कुछ काम जो आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? जैसे काम का अगर फहरिस्त बताने से अच्छा मैं काम का जो बोल सकते हैं कि जो गोल सेट किया गया है कि किस तरह से काम करना है, उसको अगर मैं इलैबोरेट करूँ तो हमने 5 चीज़ों पर फोकस करना ऐसे डिसाइड किया था जब हमने मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट फॉर्म की थी। 5 चीज़ों में से तो जो 3 चीज़ें हम उम्मूमन सुनते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर ह्यूमन बींग्स होती है, उसमें 2 चीज़ें हमने और ऐड कर दी जो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 3 चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो रोटी, कपड़ा और मकान होता है। अब ये 3 का पहले हमने एक और चीज़ ऐड कर दी, इन तीनों से भी पहले वो ऐड की है एजुकेशन। फर्स्ट पे हमने एजुकेशन रखा है, फिर उसके बाद रोटी, देन कपड़ा, उसके बाद मकान, और 5th नंबर पे हमने रखा है हेल्थ फैसिलिटीज। इन 5 पैराडाइम पर हम काम करते हैं, इन 5 चीज़ों पर हम काम करते हैं। हमारे जितने इवेंट्स होते हैं इन 5 चीज़ों पर मुनसिर होते हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली इन चारों चीज़ों को भी कवर अप कर सकती है। तो हमारा मोटिव यहाँ पर एजुकेशन को फर्स्ट रखने का यही है, और हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि वो सर्व तो करना चाहती है मगर सर्व लाइफ टाइम नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि लोग हमेशा लेने वाले ना बने, बल्कि एक टाइम ऐसा आए कि जिन लोगों को जो सर्विसेज दी गई वो अपने खुद पर स्टैंड हो और लोगों को देने वाले हो, नीचे हाथ ना रहे उनका बल्कि ऊपर हाथ आ रहे। इस मकसद के एतबार से एजुकेशन की लाइन से जितने भी काम हमसे पॉसिबल हो सकते, क्योंकि मैं और यामीन भाई हम दोनों का अगर बैकग्राउंड मोस्टली हम एजुकेशन फील्ड से ही बिलोंग करते हैं, हमारा पूरा टाइम और एक्सपीरियंस अभी तक का जो प्रोफेशनल एजुकेशन हमारा हुआ है और जो हम जो काम भी करते हैं वो इसी एतबार से, तो हमारा इसलिए प्रायोरिटी हमेशा एजुकेशन रहती है। एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ पर भी एडमिशन से रिलेटेड जो काम होता है, एजुकेशनल काउंसलिंग्स होती है, एजुकेशनल सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आगे मैं और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, जो कमिंग डेज में होने वाला है, वो इसी के रिलेटेड है कि एजुकेशन का हम इंशाल्लाह नांदेड़ में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एम्प्लॉयबल स्किल्स के साथ जो बच्चे ट्रेनिंग लेकर अपने खुद पर स्टैंड हो पाए, उस तरह के हम फ्यूचर की जो प्लानिंग है उस पर तो हम आएंगे ही। अभी हमने देखा है गए साल जो लॉकडाउन लगा हुआ था, 2 साल से जो 2 बार लॉकडाउन लगा, उसमें आप लोगों की तरफ से शहर में किन किन लोगों को किस तरीके से आप लोगों ने मदद की जमात के तौर पर? जी, सबसे पहले तो वो जो टाइम आया था 2 साल का, वो तो शायद किसी के अंदाजे में भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने खिदमत ली है उससे रिलेटेड जितने भी, तो उसमें जो रिक्वायर्ड था सबसे ज़्यादा पहले तो हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी के लिए हमारे जो नेटवर्क्स हम यूज़ कर सकते थे, जितने इंजेक्शंस अवेलेबल करवा सकते थे, ये हर कोई कर रहा था, मगर इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में अपने ग्रुप को प्रॉपर एक जगह पर रखकर, खास तौर पे सेकेंड वेव जो नांदेड़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की थी उस टाइम पर, ये चीज़ें तो अमूमन हुई है। उसके साथ साथ हमारा जो मेन काम हुआ है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो होते हैं, वेंटिलेटर जिसको बोला जाता है, वो हमने कई सारे प्रोवाइड किए हैं। और उसके साथ साथ जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जैसे अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा था, वो अवेलेबल करवा के देना दूसरी सिटीज़ में, क्योंकि
अभी मेमन बोलने के बाद हर सिटी में इंडिया के तो है ही, जी। तो एक नेटवर्क हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल आपने होता है कि मेडिकल की हम फील्ड में तो आपने उस टाइप पर बहुत सारी मदद की है, और जिस तरीके से क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग बेकार थे, घर पे खाने पीने के लाले पड़े वाले थे, उस टाइम पर आप लोगों ने किस तरीके से मदद की, ये मैं एडवोकेट यामिन थारा साहब से। जी देखिए, बहुत सही आपने जिक्र किया कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, कंप्लीट बंद हो गया था, उस समय जो सबसे फास्ट प्रोसेस की ज़रूरत थी वो था फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन या किट डिस्ट्रीब्यूशन। घर पे राशन नहीं था, अचानक से सबके लिए बंद हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी के हद तक, नांदेड़ के हद तक भी अगर हम लोग सिर्फ सर्वे करते हैं तो होलसेल मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं मेमन भाई लोग। तो वहाँ से डायरेक्टली नेटवर्किंग किया, कनेक्ट किया सब मेमन भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और यहाँ पर से हमने राइट ऑन सेकेंड डे जब लॉकडाउन लगा था, वहाँ से किट डिस्ट्रीब्यूशन, राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि पता नहीं था कितने टाइम तक होने वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहा जा रहा था 21 डेज रहेगा, 21 डेज तक सब कैसे सर्वाइव करेंगे। रात में इमरजेंसी मीटिंग अरेंज की गई और उसी समय यहाँ पर किट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स तकरीबन 60 डेज तक फूड पैकेट अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फूड पैकेट्स माशाल्लाह, आपने तो बहुत बढ़िया उस टाइम पर लॉकडाउन के टाइम पर आप लोगों की जमात के जो साथी थे वो फील्ड पर मौजूद थे, ये तो पूरे शहर ने भी देखा है। अभी ये 2 साल में, लॉकडाउन के 2 साल में कुछ हमारी ईदें भी आई, उस टाइम पर आप लोगों का एक रोल क्या था? देखिए, सबसे मेन चीज़ अगर मैं बताऊं तो मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने जो लोगों तक पहुंचने का एक जरिया जो बना और लोगों तक जो पहचान बनी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी था कि ईद के टाइम पर हम लोग के घर पर जहाँ मिडिल क्लास, अबाउट मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, वो तो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से ईद मना पाते हैं, पर कई घर ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों के लिए ईद के लिए प्रॉपर ड्रेसेस भी नहीं होते। तो वो प्रॉब्लम्स को देखा गया, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया गया और उसके बाद मीटिंग्स अरेंज की गई, और बाद में फर्स्ट जब मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट का पहला साल था, उस समय 300 ड्रेसेस से सिर्फ हमने स्टार्ट किया, और जो ड्रेसेस हम लोग हमारे बच्चों को पहनाते हैं ईद के दिन, सेम क्वालिटी सेम अमाउंट के ड्रेसेस हमने 300 ड्रेसेस बांटे। और उसके बाद हमको जो अप्रोच मिला आपके तरफ से या बोल सकते कई सारे एनजीओ की तरफ से, हमको बताया गया कि बहुत अच्छी पहल है, तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला। और वो जो मुस्कानें मिली छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर, वो दिल तक छू गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से हमेशा से ईद के टाइम पर बच्चों को नए ड्रेसेस, सैंडल्स, शूज़, इमिटेशंस ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और ये तकरीबन 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है। और लास्ट ईयर तो इनफैक्ट 1000 प्लस ड्रेसेस, और उसके साथ साथ राशन किट भी दिए गए ड्रेसेस के साथ साथ, और इमिटेशन शूज़, सैंडल्स, ये सब ऐसे दिए गए ताकि जो गरीब के बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हम में से ही एक हैं, तो उनके चेहरे तक मुस्कान पहुंचाने की कोशिश की मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने। बेशक। तो मैं अब अहमद भाई से एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो वर्क है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, किस तरीके से वर्क है आप लोगों का, यानी कि हेड ऑफिस आपका जो है? जी, मैं इस चीज़ को बताना ही चाह रहा था वैसे भी कि मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट जो है ये नांदेड़ के यूथ ने फॉर्म की वाली एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट, लेकिन ये सभी से कनेक्टेड है। जितने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं जो मुंबई में या इंडिया के बाहर भी है, उन सभी से कनेक्टेड है। उन सभी को जो भी काम हमारे रीजन में होता है, स्पेशली मराठवाड़ा या महाराष्ट्र या नांदेड़, तो मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट के थ्रू वो जो भी उनको कुछ जरूरत होती है तो करके देते हैं, और जो भी उनकी स्कीम्स होते हैं उसको प्रॉपरली यहाँ इम्प्लीमेंट करने का काम मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट। मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट के हमारे जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन भाई नाथानी, और उसके साथ साथ जो हमारे मेंबर्स इसमें रजिस्टर्ड हैं, उसमें मैं हूँ, हमारे यामीन भाई सेक्रेटरी है, और उसके अलावा हमारे इब्राहिम भाई मकरानी है, फैसल भाई खाकू, इमरान भाई मूसानी, एजाज भाई शिवानी, ये सब हमारे काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं कि जो मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट में ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जो भी काम आता है जिस एंगल से भी, भले अगर हमारे वो एजेंडा में ना भी हो, तो वो ये सभी मेंबर्स एक्टिवली जाकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं। काफ़ी सारे सर्विसेज तो हमारे 24/7 चलते हैं, जिसमें से 2 चीज़ें मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूँगा। नांदेड़ में जो हमको फील हुई थी, उसमें सबसे पहले जो था वो जनाजा गाड़ी। नांदेड़ अब इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, अलग अलग जगह पे
मतलब सिटी के बाहर इतना फैल गया है कि जो कब्रिस्तान है वो काफ़ी दूर हो रहे थे। किसी का इंतकाल होता है तो उसको लाने के लिए तो जनाजा गाड़ी का यूज़ किया जाता है। जनाजा गाड़ी वो फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पे सिर्फ मेंटेनेंस के खर्चे पर चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है। और काफ़ी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो डेली 1 या 2 बार उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके साथ साथ हमने एम्बुलेंस भी नांदेड़ में स्टार्ट किया है, जो अगेन कोविड के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा नीड फील हुई थी हमको, और वो अर्जेंट बेसिस पे हमने स्टार्ट किया था। तो एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी औरंगाबाद जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, जहाँ पर भी ज़रूरत होती थी, वो अगेन ऐसे जो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे थे उसको कमर्शियल कर रहे थे हेल्थ सर्विसेज को, वो रोकने के लिए हमने एम्बुलेंस स्टार्ट किया। और एम्बुलेंस के काफ़ी सर्विसेज अभी भी डेली बेसिस पे वो कंप्लीट किए जाते हैं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आती है फुलफिल की जाती है। अभी डॉक्टर अहमद साहब, अब फ्यूचर जो अपनी आप लोगों की प्लानिंग है, आपने हमारे एडवोकेट यामीन थारा साहब ने तो पहले बता दिया कि ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, ऑल मुस्लिम के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है आप लोगों के, कि किस तरीके से आप लोग काम करने वाले हैं और किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में ज़रा बताइए। फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट तो जो अभी अपकमिंग है, जो एकदम नज़दीक हमको जो स्टार्ट करना है, अगेन वो ट्रेनिंग सेंटर का जो मैंने बताया वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एम्प्लॉयबल होते हैं, लोग अपने खुद पे कमाना सीखते हैं और उनके पास एक स्किल आती है। वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़कर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। इवन अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है उसमें मेनली फोकस स्किल डेवलपमेंट पे किया है। तो वो जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिससे कि लोग अपने खुद के पैरों पर खड़े हो पाए, तो वो उसके ऊपर फोकस करके इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रेनिंग सेंटर कमिंग 2 से 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह नांदेड़ में ओल्ड सिटी में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए जो कॉमन ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उसके साथ साथ और कुछ एडिशनल कोर्सेज कॉमन ट्रेनिंग सेंटर कोर्सेज, मतलब जिसमें सिलाई के कोर्सेज होते हैं, एम्ब्रॉयडरी के कोर्सेज होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग होते हैं, बेकिंग के कोर्सेज होते हैं, केक बेकिंग वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, ये तो सब रहेंगे। उसके साथ साथ हम उसमें कंप्यूटर, टैली और दीनियात के कोर्सेज ये सब उसमें इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। मुझे कुछ जानकारी आप लोगों के द्वारा ये मिली थी कि आप कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोग आ रहे हैं, यानी कि गरीब लोगों को मदद करने के तौर पर, तो उसके बारे में बताइए। जी, एक तो ये एजुकेशन का मैंने बताया फ्यूचर अप्रोच हमारा, और सेकंड जो हमारी प्लानिंग है, जो हमने अभी ट्रायल बेसिस पे छोटे फंड के साथ स्टार्ट कर दिया, माइक्रो फाइनेंस स्कीम, कि आज जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ज़रूरत होती है स्टार्ट में कैपिटल की, पैसे की ज़रूरत होती है कि जिससे अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सके। तो वो बिजनेस के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है उसको वो कहीं और जाकर इंटरेस्ट पे लेकर हैरेस होने से अच्छा है, हमारी सोच ये है कि इंशाल्लाह हम इसको एक अच्छे लेवल पे, बड़े पैमाने पर, बड़े फंड के साथ के नांदेड़ की जितनी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर पाए, हम माइक्रो फाइनेंस स्कीम लॉन्च करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे चल के भी इसको और बढ़ाते जाएंगे, जितना हो सके उसको, जहाँ से भी जैसा भी फंड हो, क्योंकि ये जो काम होता है ये नॉन ज़कात फंड का होता है, रिफंडेबल रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें इंशाल्लाह हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको पता है, और इस फंड को जितना हम एक्सपांड कर सके हम वो एक्सपांड करेंगे इंशाल्लाह, और आगे से ज़्यादा लेगा। एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि ये जो हेल्प रहेगी, जो फंड दिया जाएगा बिजनेसमैन को, वो विदाउट इंटरेस्ट 0%, मतलब कोई इंटरेस्ट उनको चार्ज, कोई सर्विस चार्ज कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह, और उनको एक मदद के तौर पे कि वो अपना बिजनेस सेटअप अच्छी तरह से रन कर पाए, वो उनको अमाउंट दिया जाएगा जो रिफंडेबल रहेगा, इक्विटी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स। डॉक्टर अहमद साहब, आपने जैसा बताया था कि आपके जो 5 है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अलावा है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। एजुकेशन पर आप क्या काम करने वाले, ये मैं यामीन साहब से जानना चाहूँगा। एजुकेशन के हद तक अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमने छोटी सी पहल स्टार्ट की थी उसके बारे में बताऊंगा, और फ्यूचर में क्या प्लानिंग है वो दोनों ही कवर अप करता हूँ। एक हमने जो स्टार्ट किया था वो, जैसे मैंने एक चीज़ बताई, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज, साथ ही साथ नेशनल लेवल पे हमने एक वेबिनार सीरीज चलाई स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ बॉयज़ के लिए बट गर्ल्स के लिए भी। इसके लिए अक्रॉस इंडिया एक वेबिनार सीरीज चलाई गई थी, लॉकडाउन में सब घर पर थे,
सबको फ्री टाइम हुआ करता था, तो उस टाइम पर एक वेब सीरीज चलाई गई थी, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। उसके ऊपर बहुत सारे सेशंस भी लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा एजुकेशन की फील्ड की हद तक, वो है एक तो स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती है काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से भी स्कीम्स चलती है और एक कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी स्कीम्स चलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम जनरली सबको पता होते हैं, माइनॉरिटी स्कीम्स वगैरह चलते हैं, मगर उसके अलावा भी 100+ अलग अलग टाइप के स्कीम्स एजुकेशन के लिए चलते हैं, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोल सकते हैं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप्स मिलती है एजुकेशन के रिलेटेड। उसका अवेयरनेस कैंपेन्स अक्रॉस इंडिया चल जाते रहते हैं। मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट की तरफ से अलग अलग सेशन स्कॉलरशिप के लिए हो जाती है। स्पेसिफिकली एक टीम बनाई गई है जो सिर्फ स्कॉलरशिप्स को हैंडल करेगी। अच्छा, मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट में एक टीम पूरी स्कॉलरशिप के लिए बनाई गई है। और एक अपने रूबरू के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा जो अपनी पूरी मुस्लिम उम्मत को अपलिफ्ट कर सकती है। उसमें से एक चीज़ है लॉ की फील्ड। लॉ एक ऐसी फील्ड है ना सर, जो न सिर्फ एक फैमिली को अपग्रेड करती है, बट पूरी सोसाइटी को, पूरे सिटी को और एक हद तक पूरे देश को अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लॉ का होता है। तो लॉ के पार्ट के लिए मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने भी अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से पूरा डिटेल्स ली और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्कीम चलाई जा रही है अक्रॉस इंडिया, ना सिर्फ नांदेड़, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, बट इंडिया में किसी भी पर्सन को 12th के बाद अगर लॉ के फील्ड में जाना है, चाहे उनको 5 इयर्स का लॉ का डिग्री कंप्लीट करना है या ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का LLB का डिग्री कंप्लीट करना है, दोनों ही सिनेरियो में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी पेरेंट बॉडी है उनके तरफ से कंप्लीट स्कॉलरशिप पैकेज दिया जाएगा। अब ये कंप्लीट स्कॉलरशिप पैकेज में रहेगा उनकी फीस स्ट्रक्चर, फीस के साथ साथ उनका रहने का एकोमोडेशंस का, फूड का पैकेज, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज। यानी एक रॉ स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड होने के बाद कैलिकट में नॉलेज सिटी है, मरकज नॉलेज सिटी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार और बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रही है मरकज नॉलेज सिटी। वहाँ पर एजुकेशन करवाया जाएगा लॉ का। एक रॉ 12th का स्टूडेंट जाएगा और वो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट या उसके आगे अगर बताऊं तो मैजिस्ट्रेट या जज बन के निकलेगा। इसके रिलेटेड पूरा जितना फंडिंग रिक्वायर्ड होता है, रहने का, खाने का, कॉलेज का फीस का, ये पूरा खर्चा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन उठाने के लिए तैयार है। और उसके लिए अगर आपको अप्रोच करना है किसी को भी नांदेड़ में, तो आप मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करने के बाद आपको सभी डिटेल्स दी जाएगी और आपको रहने का, खाने का और फीस का पूरा कितना पैकेज होता है वो पूरा स्पॉन्सर किया जाएगा। और ये अपने रूबरू चैनल के जरिए से मैं सभी को स्प्रेड करवाना चाहता हूँ। आप जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं ये प्लीज शेयर कीजिए। अपनी मुस्लिम उम्मत को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक लॉ फील्ड कर सकती है। बहुत बहुत बढ़िया। अब ये बार बार जो वुमेन्स के लिए आप लोगों ने जमात की तरफ से बहुत सारे काम किए हैं, तो वुमेन्स की क्या भूमिका है इसके बारे में डॉक्टर साहब? ह्यूमन कम्युनिटी ट्रस्ट हमेशा बिलीव करता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जो दूसरे NGOs या दूसरे लोग नहीं कर रहे, वो अपने आप में एक इनोवेटिव रहे और जो ज़रूरत है। इसीलिए ह्यूमन कम्युनिटी ट्रस्ट फर्स्ट ईयर से ही विमेन एम्पावरमेंट अलग अलग तरीके से हमेशा से करता है। उसके रिगार्ड्स में जितने इवेंट्स होते हैं लेते हैं, जिसमें हम मेनली देखा जाए तो मेन गैदरिंग ये कॉमन टर्म है कि लोग मर्द हज़रात जो है बाहर निकलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, औरतों को ये मौका नहीं मिलता। तो हमने एक ऐसा फिक्स किया है कि साल में 1 बार या 2 बार ऐसे कुछ मौके से इवेंट किया जाएगा, जैसे ईद के टाइम पे या जैसे भी, जिसमें लेडीज़ महफिल रहेगी, लेडीज़ मिलेंगी उसमें और उनका एक दूसरे से पहचान होंगी। नांदेड़ में रह रहे हैं आजकल तो क्या हो गया है कि अकेले रहना है या फिर इंडिविजुअल रहना है, इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है, तो उसके रिगार्ड्स में नेटवर्किंग होगी। और उसका जो एक इफेक्ट पॉजिटिव हमको देखने में आया वो ये कि उसमें लड़कियों के रिश्ते, किसकी कितनी लड़की होगी, बड़ी होगी, क्या है, ये नेटवर्किंग के थ्रू वो बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो हम ये इवेंट्स लेते हैं विमेन के लिए। साथ ही साथ दूसरा जो हम मेन फोकस करते हैं साल में 1 बार, अगेन वो भी हमने फाइनल करके रखा है, फिक्स करके रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कोविड का साल छोड़ दे तो उसके अलावा हर साल में हमने लेडीज एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा, क्योंकि मेमन के खून में बिजनेस होता है, तो ऑब्वियसली विमेन के लिए भी हमने वो चीज़ को लेकर आए हैं कि वो भी अपने जो भी बिजनेसेस, हाउस होल्ड बिजनेसेस वो करते हैं,
वो पूरा सेटअप जो है वो सिर्फ रेडी करके हम लोग देते हैं, और उसका पूरा जो ऑपरेशनल पार्ट है 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी चलता है वो पूरे वेमेन ही हैंडल करते हैं, और वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट वो बेचना चाहते हैं। तो उससे होता ये है कि एक तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि पूरे नांदेड़ के लोग अप्रोच होते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक सिर्फ मतलब मेमन कम्युनिटी के लेडीज आएंगे, उसमें ओपन टू ऑल होता है, कोई भी आ सकता है उसमें, और उनकी उसमें एक ब्रांडिंग भी होती है, मार्केटिंग होती है, नए कस्टमर्स मिलते हैं उनको, और ये ऐसे औरतें को एक हौसला अफजाई होती है कि उनका हमारा कहीं मतलब हमारी वजह से इनडायरेक्टली उनका सेल इंक्रीज होता है, उनका मतलब नाम पहचाना जाता है वो किस चीज में मतलब डील करते हैं। माशाल्लाह। अभी जो मैं आप लोगों के जो काम से ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वो एक है कि आप जो यतीम लड़कियों की शादियों का जो प्रोग्राम है आप लोगों के दिमाग में और आपके प्लानिंग में, उसके ताल्लुक से यामीन साहब बताएंगे। जनरली इज्तिमाई शादी बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको हमेशा से मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने बढ़ावा दिया है, जो कि कई सारे अलग अलग रस्म व रिवाज थे नहीं इस्लाम में जो कि आजकल बन चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती है, बिलो पावर्टी लाइन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और एक तो वो कम करना था, और दूसरी चीज़ जो हमको रियलाइज़ हुआ वो है एक नॉर्मल फैमिली तो हमेशा कर लेगी या बिलो मिडिल क्लास फैमिली भी कर लेगी, पर यतीम लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शादी के टाइम पर। तो मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया पहल की है जिसमें आप सभी का साथ चाहिए होगा। जो भी यतीम लड़कियां हैं जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, उनके शादी का डेट फिक्स हो चुकी है दिसंबर के अराउंड में या दिसंबर या जनवरी के अराउंड में, वो मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ को अप्रोच करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 11 यतीम या हो सकता है उनसे ज़्यादा अगर आते हैं तो उसके लिए भी मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट रेडी है। यहाँ पर 11 यतीमों का कंप्लीट शादी का खर्चा जो रहता है, जिसमें हॉल्स रहेगा, खाने का रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह 1100 प्लस लोगों का खाना रहेगा, हॉल रहेगा। लड़की को एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है शादी के लिए, जैसे बेड हो गया, कबर्ड हो गई, ड्रेसिंग्स हो गए, इस्त्री हो गई, बर्तन वगैरह हो गए, छोटे छोटे चीज़ें जो डेली लाइफ बिताने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो पूरा सेटअप रेडी करके उनको दिया जाएगा। हर एक लड़की को, हर एक फैमिली को, कपल को एक एक पूरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ फर्नीचर रहेगा, बर्तन रहेंगे, बेसिक नेसेसिटी के जूस मशीन्स, इस्त्री, ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है कि आप सब अगर इसमें जुड़ते हैं, ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें विमेन कम्युनिटी ट्रस्ट का हिस्सा बने और ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि जो भी यतीम लड़कियां हैं जो शादी के लायक हो चुकी हैं, उनके रिश्ते हो चुके हैं, अभी शादी 1-2 महीने में प्लान आउट करने का इरादा है, वो विमेन कम्युनिटी ट्रस्ट को अप्रोच करें। इंशाल्लाह पूरा पैकेज रेडी करके आपको सब चीज़ें रेडी करके ट्रस्ट देने की कोशिश करें। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अहमद साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो जमात है, उसकी तरफ से आज तक कितने एक्टिविटीज हुए हैं, उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए आप। जैसे बताया गया ये 5 चीज़ों पे हम काम करते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जो रिपीटेटिव होती है अपने नेचर में, जैसे बार बार उसका रिपीटेशन होता है, जिसमें कॉमन चीज़ें जिस तरह से फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम टाइम टू टाइम करते हैं, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, इस तरह से यानी कि सिर्फ कोरोना काल की टाइम पर ही नहीं, रेगुलरली ऐसे ही करते हैं हमेशा रेगुलर बेसिस पे। और फिर जैसे ओकेजनल देखा जाए तो साल में एक बार, जैसे स्कूल स्टार्ट होने का टाइम होता है तो उस टाइम पे हम बुक्स एंड स्टेशनरी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सभी मतलब जो ज़रूरतमंद होते हैं उनका एप्लीकेशन मंगवाया जाता है, उसको सिस्टमेटिक वे में जो हकदार है उसको ही दिया जाता है, जितना रिक्वायर्ड है वेरीफाई करके स्कूल्स के लेवल पे वो चीज़ें दी जाती हैं। फिर उसके अलावा सर्दी के मौसम में देखा जाए तो सर्दी में ब्लैंकेट्स और कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। फिर उसके अलावा देखा जाए तो इसमें और क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन भी रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे ईद के मौके पे नए क्लोथ्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, साथ में उनके फुटवेयर्स दिए जाते हैं, वो भी चीज़ें इसमें कवर अप होती है। और साथ में जो कंसेप्ट चलता है कपड़ा बैंक के टाइप में, तो वो भी हम चलाते हैं कि जो ओल्ड क्लोथ्स यूज्ड रहते हैं, जो अच्छी कंडीशन में होते हैं, जो किसी को देकर और यूज़ हो सकते हैं, वो कलेक्ट करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे जावेद भाई हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में हर एंगल से इन्वॉल्व रहते हैं, और इनकी जो इनोवेशन है, ये जो सोच है, वो जो चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है
तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम इनको इस चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, सबको बताएं इसके बारे में। और जो भी ऐसी पर्सनालिटीज दिखते हैं आपको कि जिनका इंटरव्यू लेना चाहिए, आप बिल्कुल जावेद भाई से कांटेक्ट कीजिए और इंशाल्लाह ज़रूर इंटरव्यू भी लेंगे उनका, क्योंकि इसके थ्रू हमको अच्छा ही चाहिए। इससे हमको कुछ लोगों तक मैसेज कन्वे करना है इस चैनल के थ्रू कि लोग इससे जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनका मालूमात सब तक पहुंच पाए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप प्रमोट करें, सब तक शेयर करें, लाइक करें, इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा और छोटा सा एक एग्जांपल के साथ समअप करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास एक पेन है जावेद भाई, अगर मैं आपको पेन देता हूँ, आप मुझे पेन देते हो, तो हम दोनों के पास एक पेन होगी। आपके पास एक नॉलेज है, मेरे पास एक नॉलेज है। अगर हम नॉलेज शेयर करते हो तो हम अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों के पास दो नॉलेज रहेगी या स्किल्स रहेगी। नॉलेज स्किल्स ये एक ऐसी चीज़ है, जब भी आप शेयर करोगे तो आपकी बढ़ते जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पहल है जावेद भाई की तरफ से कि रूबरू चैनल के थ्रू एक अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को बुलाना और सभी लोग को मोटिवेट करना कि किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे हमको पूरी मुस्लिम उम्मत को अपलिफ्ट करना है। ये बहुत अच्छी पहल है, इसको आप सब ने स्प्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ये शेयर के बाद उतना ही ग्रो होता जाएगा। और हमेशा कहा जाता है ना कि अच्छा ही जितना फैलाने की कोशिश करेंगे और जितनी फैलते रहेगी वो ऑटोमेटिकली डबल टिबल होते रहेगी, मल्टीपल टाइम्स होते रहेगी। तो ये आप सबका भी फर्ज है कि जितने व्यूअर्स ये चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये स्प्रेड करें। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स के पास ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ शेयर बटन पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप सिर्फ फॉरवर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुंचती रहेगी और दूसरे लोगों को और मोटिवेट होता रहेंगे, लोग मोटिवेट होते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सोशल काम बढ़ते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह हम आने वाले एपिसोड में कुछ इसी तरीके से जो सोशल फील्ड से हैं और जो अलग अलग फील्ड से जो हमारे मशहूर शख्सियतें हैं शहर की, उनसे हम आपको। तो साथियों, ये थे एडवोकेट यमीन साहब और एडवोकेट अहमद साहब। इन्होंने अपने और अपने एनजीओ के ताल्लुक से तफसील में जानकारी हमें दी। इनके एनजीओ के द्वारा किए गए काम करने का तरीका, भविष्य की योजनाएं, इन सभी बातों की जानकारी इन्होंने हमें दी। हमें फख्र है ऐसे खिदमतगारों पर जो हमारे शहर में इतना बेहतरीन काम अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए कर रहे हैं। खासतौर पे हमें इनके दो कार्य बहुत ही बेहतरीन लगे। पहला, मुस्लिम समाज के उन स्टूडेंट्स को जो LLB करना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना है, वो भी देश के उस बेहतरीन कॉलेज में जहां वो दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सके। दूसरा, इनका बेहतरीन काम यतीम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का, जिसका पूरा खर्च इनके एनजीओ द्वारा उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है वह इनके इस भलाई के कामों में इनकी गैब से मदद करे और आगे भविष्य में भी ये एनजीओ ऐसे ही सामाजिक खिदमत अंजाम देता रहे। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में शहर के ऐसे मशहूर शख्सियतों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।